हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यूज देखने वाले हैं ऑन द टॉपिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और ये सारी एमसीक्यूज जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पहले पूछे गए थे और बाद में भी पूछे जाएंगे। तो इन सारी एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद आपको एग्जाम में एमसीक्यूज सॉल्व करने में बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपकी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम 7 to 10 दिसंबर में है और इसके पूरे मार्क्स है 100 मार्क्स एंड इट हैज टू सेक्शंस, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इट इज कॉमन फॉर एवरीवन और उसके लिए है 50 मार्क्स एंड पेपर 2 इज फॉर सब्जेक्ट एंड इट इज फॉर 50 मार्क्स। तो अगर आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको 50 मार्क्स लाने हैं। तो ग्लोबल ऑनलाइन टीम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लाई है ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसकी हेल्प से आप एंट्रेंस एग्जाम में 50 मार्क्स ला सकते हो। ओके, सो इसके कंप्लीट कोर्स में हम लोग वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम लोग फुल सिलेबस नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। तो इसी में ही आपके पूरे 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। हम लोग आपको 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोग ये सारी चीजें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको और आपकी कॉन्सेप्ट्स भी इसकी वजह से बिल्ड हो जाती है। तो इन सारी एमसीक्यूज में से आपके एग्जाम में 40 एमसीक्यूज आ जाते हैं आउट ऑफ 50 एमसीक्यूज। और ये सारी चीजें हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इस कंप्लीट कोर्स की वजह से आप एंट्रेंस एग्जाम तो क्वालिफाई कर ही लोगे, बट आपको इंटरव्यू सेशन में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अगर आप ये कंप्लीट कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस कंप्लीट कोर्स की फीस ओनली 699 रुपीज है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेस कीजिए ताकि आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सको और आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम मिलेगा कि आप उनके लिए प्रिपेयर कर सको। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके स्क्रीन पर ये एक विंडो दिखेगी और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आप जेएनयू टाइप कीजिए और आपके पास कंप्लीट ओवरव्यू आ जाएगा अबाउट द कोर्स। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी ड्यूरेशन है 1 मंथ। तो कंटेंट में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो लेक्चर्स नोट्स अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे डेमो लेक्चर्स देखकर कोर्स को परचेस कर सकते हो। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। तो यहाँ पे पूछा है कि लिटरेचर रिव्यू में लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि लिटरेचर रिव्यू की वजह से इनमें से कौन से जो सिचुएशंस है वो हो जाएंगे। ओके, तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है ये एक, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट जिसमें हम लोग जो पुराने रिसर्च हो चुके हैं रिलेटेड टू द टॉपिक इन विच वी आर इंटरेस्टेड, जिस टॉपिक में हम लोग इंटरेस्ट लेना चाहते हैं रिसर्च में, उस टॉपिक्स में पहले कौन से लोगों ने रिसर्च किया था, वो रिसर्च क्या था, हमारे रिसर्च में कोई गैप है या नहीं, वो सारी इंफॉर्मेशन इस एक ही डॉक्यूमेंट में होती है। उसको हम कहते हैं लिटरेचर ऑफ रिव्यू। ओके, सो पहले देखते हैं कि पहला है ये कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द फेनोमेना ऑफ इंटरेस्ट। यस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे जो इंटरेस्ट है रिसर्च टॉपिक में, उस टॉपिक में जो भी कुछ थियरीज थे, कॉन्सेप्ट्स थे, अगर हमें उनको आइडेंटिफाई करना है तो हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो वो है लिटरेचर रिव्यू। सो ये हो सकता है मॉडिफिकेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। ओके, जैसे कि पहले कुछ रिसर्च क्वेश्चंस थे और हमें उनके ऊपर रिसर्च करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जब हम लोग रिसर्च करेंगे तब हम उस रिसर्च क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे हमारे रिसर्च के पर्पस की तरह, या फिर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिसर्च के उसके ऊपर, राइट। तो जब भी हम लोग लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो रिसर्च क्वेश्चंस भी मॉडिफाई हो जाते हैं। सो ये भी आ जाएगा। तीसरा है इंट्यूटिव आंसर्स टू द रिसर्च क्वेश्चंस। यस, जैसे कि मैंने बोला आपको कि हम लोग पिछले जो भी कुछ रिसर्च किए थे अबाउट द टॉपिक इन विच वी आर इंटरेस्टेड, तो उसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ इंट्यूटिव आंसर्स तो मिलता ही है रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर। तो जब भी हम लोग ये लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हमें मिलता है इंट्यूटिव आंसर्स। ओके, सो ये भी आ गया।
एंड द लास्ट वन इज डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये नहीं होता है कि इट इज अ डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च। अगर कोई भी रिसर्च डुप्लीकेट हो जाता है तो उसमें इश्यूज आएंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल एथिकल इश्यूज, प्लेजियरिज्म इश्यूज। तो जब भी हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हम लोग पिछले जो भी कुछ रिसर्च हो चुके हैं उसके ऊपर हम लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं ताकि हमें हमारे रिसर्च पर उसकी हेल्प हो जाए, राइट? सो डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स आप ही मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, बी एंड सी। ओके, नाउ यहाँ पे हमें पूछा है कि जब हम लोग रिसर्च प्रोसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, तब हम लोग लिटरेचर रिव्यू से स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो ऐसे रिसर्च प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ओके, सो जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो उसमें मोस्टली दो रिसर्च मॉडल्स होते हैं, मतलब रिसर्च प्रोसेस होते हैं। पहला तो होता है कि लीनियर मॉडल, लीनियर मॉडल, एंड दूसरा होता है सर्क्यूलर मॉडल, सर्क्यूलर मॉडल। सो लीनियर मॉडल का इस्तेमाल हम लोग मोस्टली क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च। और इसमें इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि हम लोग कॉजल रिलेशनशिप्स को ढूंढ निकाले, मतलब डिटर्मिन करें और अटेन करें कि हमारे पास न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिवनेस हो। बिकॉज इट इज क्वांटिटेटिव तो यहाँ पे न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव आता ही है। और जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं फ्रॉम दिस मेथड, सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट ऑलवेज कलेक्ट डेटा इन द एग्जैक्ट सेम मैनर टू मेक श्योर दैट रिजल्ट्स आर रिप्रेजेंटेटिव एंड स्टैटिस्टिकली कंपैरेबल। ओके, सो जब भी हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो वैसा ही का वैसा रहता है ताकि हम लोग उसको स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंट कर सके और उनको स्टैटिस्टिकली कंपेयर भी कर सके, राइट? और दूसरा आता है कि सर्कुलर मॉडल। तो सर्कुलर मॉडल एग्जैक्टली अपोजिट है जो हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, राइट? क्वालिटेटिव रिसर्च में, ओके, बिकॉज इट इज मोस्ट डील्स विद द रिकंस्ट्रक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सोशल प्रोसेसेस। तो मोस्टली यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज हो उसको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट? जब भी हमारा जो रिसर्च प्रोसेस होता है वो लिटरेचर रिव्यू से स्टार्ट होता है और वो फॉलो करता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, तो हम तब लीनियर मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, नॉट सर्कुलर मॉडल। तो हम अब ऑप्शंस देखते हैं। सर्कुलर मॉडल जैसे कि देखा हमने नहीं, एंगुलर मॉडल हमने देखे कि दो ही प्रोसेसेस है, लीनियर एंड सर्कुलर मॉडल, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड द लास्ट वन इज रेक्टेंगुलर मॉडल, ये भी एलिमिनेट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो लिटरेचर रिव्यू के बारे में ट्रू है, करेक्ट है। ओके, सो पहला स्टेटमेंट है लिटरेचर रिव्यू हेल्प्स वन ओवरकम लैंग्वेज बैरियर इन रिसर्च। ओके, सो जैसे कि हमने देखा कि लिटरेचर रिव्यू एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से पिछले जो भी रिसर्चर ने जो रिसर्च किए हैं इन द टॉपिक इन विच वी आर इंटरेस्टेड इन डूइंग द रिसर्च, उसके लिए हम लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं इन दैट डॉक्यूमेंट। और उससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे रिसर्च टॉपिक में कोई गैप है या नहीं, राइट? सो लिटरेचर रिव्यू की हेल्प से हमें लैंग्वेज बैरियर का ओवरकम करना ये कोई होता नहीं है, राइट? ये इनकरेक्ट है। दूसरा है लिटरेचर रिव्यू हेल्प्स यू एस्टैब्लिश द लिंक्स बिटवीन व्हाट यू आर प्रपोजिंग टू एग्जामाइन एंड व्हाट हैज ऑलरेडी बीन स्टडीड, राइट? जैसे कि हमने देखा कि लिटरेचर रिव्यू की मदद से हम लोग ये सोच सकते हैं या फिर ये डिटरमिन कर सकते हैं कि हमें क्या एग्जामाइन करना है और क्या पहले स्टडी हो चुका है, राइट? तो उसकी वजह से हमें हमारे रिसर्च करने में बहुत ज्यादा फायदा होता है, राइट? ये इसका सही आंसर है। लिटरेचर रिव्यू हेल्प्स वन रिसीव फंड्स फॉर रिसर्च। अगर हमें हमारे रिसर्च में फंड्स चाहिए तो हम वो सारी चीजें हमारे रिसर्च प्रपोजल में डालेंगे, राइट? कि हमें फंड्स चाहिए, राइट? वो सारी चीजें हम लोग लिटरेचर रिव्यू में नहीं डालते। ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड द लास्ट वन इज लिटरेचर रिव्यू हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग वंस ओन प्री कंसीव्ड नोशंस, ये भी नहीं आएगा। द करेक्ट आंसर इज 2। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स लिटरेचर रिव्यू के बारे में करेक्ट है।
पहला स्टेटमेंट है, लिटरेचर रिव्यू इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स। ओके, जैसे कि हमने देखा कि लिटरेचर रिव्यू में हम लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि रिसर्च में कोई गैप है या नहीं है, राइट। तो इनमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से जाते हैं कि हमें क्या क्या यूज करना है, क्या कौन से सोर्सेस यूज करने हैं, कौन से डेटा कलेक्ट करना है। ये सारी चीजें मल्टीपल स्टेप से होती है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा है, इट इन्वॉल्व्स रिव्यू ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो यहाँ पे हम लोग दोनों ही सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि ऐसे सोर्सेज जो रिसर्चर ने खुद एग्जामाइन किए हैं, फॉर एग्जांपल उसका ऑब्जर्वेशन, उसका खुद का एक्सपेरिमेंट। और सेकेंडरी सोर्सेज यानी कि बुक्स, यानी कि इंटरनेट से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज जिसका इस्तेमाल करके हम लोग लिटरेचर रिव्यू को कलेक्ट करते हैं, उसको बनाते हैं। ये भी करेक्ट है। इट इम्प्रूव्स एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द रिसर्चर। यस। जैसे कि हमने देखा कि जो भी कुछ रिसर्चर ने पहले रिसर्च टॉपिक में काम किया है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है वो भी बिल्डअप हो जाता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमने जैसे देखा कि रिसर्च इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। इट इज नॉट लाइक कि इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये नहीं होती है। ये इनकरेक्ट है। इट डज नॉट स्टार्ट बिफोर अ रिसर्च प्रॉब्लम इज फाइनलाइज्ड। जैसे कि हमने देखा था पहले या दूसरे क्वेश्चन में कि जब भी हम लोग लिटरेचर ऑफ रिव्यू को बनाते हैं, तब हमें उसके बाद हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम को फाइनलाइज करते हैं। बिकॉज कभी कभी जो पहले रिसर्च हो गए हैं और हमें अगर हमारा रिसर्च उसी टॉपिक में करना है, तो हम उसके बाद ये रियलाइज करते हैं कि इसका सोल्यूशन पहले आया है, तो हम लोग हमारे रिसर्च को ऑब्जेक्टिव दूसरा और भी रखते हैं। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव कि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, राइट। जब भी हमारे पास लिटरेचर रिव्यू होता है, तब तब हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, तब हम उसको फाइनलाइज करते हैं। ये भी इनकरेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज टू, दैट इज ए बी सी ओनली, बिकॉज ये तीन स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो लिटरेचर रिव्यू के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, और हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ओके, तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हैं कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है, राइट। तो स्टेटमेंट वन है, लिटरेचर रिव्यू प्रोवाइड्स अ थियोरेटिकल बैकग्राउंड टू द रिसर्चर्स स्टडी। ओके, जैसे कि हमने देखा लिटरेचर रिव्यू ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग जो भी वर्क पब्लिश्ड हो है, जो भी वर्क इन अनपब्लिश्ड है, ओके, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, राइट। इसका मतलब ये होता है कि लिटरेचर रिव्यू रिसर्चर को थियोरेटिकल बैकग्राउंड देता है, ताकि वो सारी जो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड वर्क है उसको स्टडी करके वो उसका रिसर्च आगे बढ़ाए, राइट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द लिटरेचर रिव्यू। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है, लिटरेचर रिव्यू हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग द लिंक्स बिटवीन व्हाट द रिसर्चर इज प्रपोजिंग टू एग्जामाइन एंड व्हाट हैज ऑलरेडी बीन स्टडीड। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि लिटरेचर रिव्यू हमें हेल्प करता है, ताकि जो रिसर्चर ने पहले स्टडी किया है और जो रिसर्चर को अभी करना है, उसके बीच में वो लिंक बनाता है, ताकि हम अच्छी तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर अच्छी तरीके से स्टडी कर सके, राइट। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें पूछा है कि जब भी हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तब रिसर्चर व्हाट ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड। ओके, पहला है, व्हाट इज ऑलरेडी नोन इन द एरिया ऑफ स्टडी। जैसे कि हमने देखा कि लिटरेचर रिव्यू का ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज है कि हमें पता चले कि ऑलरेडी उस एरिया ऑफ स्टडी में पहले क्या हुआ था, राइट। ये तो वैसे भी आ गया। व्हाट आर द गैप्स इन एग्जिस्टिंग नॉलेज। जैसे कि हमने देखा लिटरेचर रिव्यू की वजह से हमें ये भी पता चलता है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज में कोई गैप्स है या नहीं। मतलब जब भी हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई गैप्स थे क्या,
एंड अगर वो गैप्स थे तो वो गैप्स क्यों थे, राइट? सो ये भी है। What theories have been put forward relevant to the particular area of research? Okay, so जैसे कि हमने देखा कि कौन से थियरीज इसमें शामिल थे, राइट, जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड है रिसर्च करने में, तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, बिकॉज अगर वो नहीं होता है तो हमें हमारे डॉक्यूमेंट बनाने में कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी, बिकॉज थियरीज एक ऐसी चीज है जिसमें पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड दोनों भी वर्क्स आते हैं। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हम हमारा लिटरेचर रिव्यू बना सके और उसका इस्तेमाल हम लोग हमारे आगे की रिसर्च में करें, राइट? सो ये भी आ गया। व्हाट सजेशंस हैव बीन मेड फॉर फर्दर रिसर्च? यस, तो पिछले रिसर्चर ने कौन से सजेशंस दिए हैं अगले रिसर्चर को कि वो उसके रिसर्च में वो सारी चीजें कर सके, राइट? सो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज अगर सजेशंस नहीं होंगे तो हमें इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा कि हम रिसर्च कैसे करें। सो ये भी आ गया। एंड द लास्ट वन इज व्हाट रिसर्च स्ट्रेटजीज हैव नॉट बीन एम्प्लॉयड बाय अदर्स अंडरस्टैंडिंग सिमिलर रिसर्च? तो जब भी कोई भी रिसर्चर कोई भी रिसर्च करता है तो उसमें उसने कौन से स्ट्रेटजीज इस्तेमाल किए हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, बिकॉज हमें ये भी पता चलता है कि उस स्ट्रेटजीज से उसको कितना फायदा हुआ है और कितना नहीं हुआ है। सो व्हाट इज द प्रॉफिट एंड व्हाट इज द लॉस बिहाइंड इट? सो अगर हमें वो भी पता चले तब भी हमें रिसर्च करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है कि हम कौन से स्ट्रैटेजीज का यहाँ पे इस्तेमाल कर सके, राइट? बट यहाँ पे तो लिखा है हैव नॉट बीन, यानी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो ये नहीं आएगा। सो जब भी हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं तब रिसर्चर ट्राइज टू अंडरस्टैंड दैट what is already known in the area of study, what are the gaps in existing knowledge, what theories have been put forward relevant to the particular area of research, or what suggestions have been made for further research. So correct answer होगा A B C D only, that is answer 3। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रिसर्चर को हेल्प करता है इन ब्रिंगिंग क्लैरिटी एंड फोकस टू हिज और हर रिसर्च प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव द रिसर्च मेथोडोलॉजी। ओके, सो पहला ऑप्शन है इंटरव्यू। इंटरव्यू ये एक वे ऑफ मेथड है जिसकी वजह से हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, राइट? सो इसकी वजह से तो हमें कोई क्लैरिटी और फोकस नहीं मिलेगा अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, एंड इसकी वजह से रिसर्च मेथोडोलॉजी भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। ओके, सो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर ये भी एक वे है रिसर्च का, मतलब इट इज द मेथड ऑफ रिसर्च, तो ये भी नहीं आएगा। तीसरा है केस स्टडी। केस स्टडी भी एक रिसर्च मेथड ही है, तो ये भी नहीं आएगा। एंड द लास्ट वन इज लिटरेचर रिव्यू। जैसे कि हमने देखा कि लिटरेचर रिव्यू की वजह से ही हमें क्लैरिटी मिलती है रिसर्च प्रॉब्लम में, और इसकी वजह से रिसर्च मेथोडोलॉजी भी इम्प्रूव होती है। सो ये इसका सही आंसर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है जैसे कि व्हाट कंटेन्स एन इंट्रोडक्शन विथ लिटरेचर रिव्यू, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड? सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं विथ लिटरेचर रिव्यू, हम लोग उसमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी डिस्क्राइब करते हैं, और हमारे रिसर्च में कौन से हाइपोथेसिस है जिनको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं वो भी हम लोग इसमें डिस्क्राइब करते हैं? तो पहला ऑप्शन है केस स्टडी, दूसरा है क्वेश्चनेयर, तीसरा है इंटरव्यू। सो ये तीनों भी ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको हम लोग मेथड्स ऑफ रिसर्च कहते हैं, बिकॉज थ्रू दीज मेथड्स हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। और इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन विद लिटरेचर रिव्यू, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और हाइपोथेसिस क्या होते हैं रिसर्च में, वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्क्राइब नहीं करते हैं, बिकॉज दीज आर द रिसर्च मेथड्स। एंड द लास्ट ऑप्शन इज रिसर्च प्रपोजल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज रिसर्च प्रपोजल ये एक रिसर्च का पार्ट है, और ये एक रिसर्च का स्टेप है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन को डिस्क्राइब करते हैं विथ लिटरेचर रिव्यू, हम लोग हमारे रिसर्च के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को डिस्क्राइब करते हैं, हमारे रिसर्च में कौन से हाइपोथेसिस है और हम उनको टेस्ट करने वाले हैं वो भी डिस्क्राइब करते हैं, और हम लोग हमारे रिसर्च में अगर कोई फंडिंग है या नहीं उसको डिस्क्राइब करते हैं, और हम लोग ऐसा मेंशन करते हैं कि, और हम लोग ऐसे पूछते हैं कि वेदर यू विल गिव द फंडिंग टू आवर रिसर्च। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 4। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है
जो हमारा जो रिसर्च होता है उसके ऊपर सब ओवरव्यू होता है वो हमें प्रोवाइड करता है, और जो लिटरेचर रिव्यू है वो भी प्रोवाइड करता है इन अ रिसर्च प्रपोजल। सो रिसर्च प्रपोजल में इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रिसर्च स्टडी के बारे में कंप्लीटली ओवरव्यू देता है और लिटरेचर रिव्यू भी देता है? सो पहला ऑप्शन है हाइपोथेसिस। जैसे कि हमें पता है हाइपोथेसिस यानी कि प्रपोजिशन, तो ये तो वैसे भी हम लोग रिसर्च प्रपोजल में मेंशन करते हैं, बट ऐसे मेंशन करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल में हमारे रिसर्च में कौन से हाइपोथेसिस है और हम लोग वो कैसे टेस्ट करेंगे, राइट? बट इन द हाइपोथेसिस सेक्शन वी डोंट प्रोवाइड द ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च स्टडी एंड लिटरेचर रिव्यू, राइट? सो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा है इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन ये एक ऐसा पार्ट है रिसर्च प्रपोजल का जिसमें हम लोग हमारे रिसर्च स्टडी के बारे में कंप्लीटली ओवरव्यू देते हैं। जो हमारे रिसर्च के मेन मेन एरियाज है उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं और लिटरेचर रिव्यू के बारे में भी बोलते हैं, और इसका आंसर पिछले क्वेश्चन में है, राइट? सो यहाँ पे इन्होंने लिखा था एन इंट्रोडक्शन विथ लिटरेचर रिव्यू। ओके, सो यस, तो यहाँ पे वही लिखा है कि इंट्रोडक्शन। सो ये इसका सही आंसर है। एंड तीसरा है स्टडी डिजाइन, एंड फोर्थ वन इज प्रपोज्ड चैप्टर्स। स्टडी डिजाइन यानी कि रिसर्च डिजाइन। सो रिसर्च डिजाइन में हम लोग अल्टीमेटली ये डिजाइन करते हैं कि हमारा रिसर्च कैसा होना चाहिए, और रिसर्च डिजाइन हम लोग हमारे रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के बाद ही करते हैं। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड द लास्ट वन इज प्रपोज्ड चैप्टर्स। प्रपोज्ड चैप्टर्स यानी कि प्रपोज्ड थियरी। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से लिटरेचर रिव्यू के स्टेप्स है। ओके, तो पहला है सर्चिंग फॉर द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन योर एरिया ऑफ स्टडी। जैसे कि हमने देखा कि लिटरेचर रिव्यू ये एक डॉक्यूमेंट होता है, और उसमें हम लोग पहले जो भी कुछ रिसर्च हुए हैं उसमें बहुत सारे आते हैं एलिमेंट्स, लाइक कि पब्लिश्ड वर्क, अनपब्लिश्ड वर्क, एग्जिस्टिंग लिटरेचर, एग्जिस्टिंग थियरीज, एवरीथिंग। सो वो हमें अगर सर्च करना है तो हम लोग लिटरेचर रिव्यू उसमें करते हैं, राइट? सो ये एक उसका स्टेप है। रिव्यूइंग द सिलेक्टेड लिटरेचर एंड डेवलपिंग अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। यस, यहाँ पे जो भी लिटरेचर हमने सिलेक्ट किया है उसको हम रिव्यू करते हैं एक बार, और उसके ऊपर हम लोग थियोरी डेवलप करते हैं। तो ये भी एक स्टेप है। एंड थर्ड है डेवलपिंग अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। यस, इसमें हम लोग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी डेवलप करते हैं, राइट? सो ये भी आ गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द वर्क, बिकॉज ये सारी जो स्टेप्स है ये सारी स्टेप्स हम लोग करते हैं जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।